Hello dear student, this is Vipin here. Once again welcome to everyone on our channel Learnopedia. ठीक है, और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी फाइन होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और लगातार क्या कहते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्रिपेयर करते रहिए, फोकस रहिए अपने सिलेबस के टुवर्ड्स और लगातार जितना हार्ड वर्क हो सकता है आप लोग करिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 जो है पॉलिटिकल पार्टी, उसका 4th पार्ट कवर करेंगे। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट कवर कर लिया है जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप लोग जाके उन वीडियोस को देखिए। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर सेक्शन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अगर प्लेलिस्ट से फाइंड आउट करने में आपको प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं। एक और चीज बता दें, जो भी हम वीडियो कवर करते हैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में जो भी टॉपिक्स कवर किए गए वो टॉपिक्स मेंशन होते हैं, तो आप लोग पार्ट्स में जाके देख सकते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में कि इस पार्ट में हमने कौन सा टॉपिक्स कवर किया है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स थे क्लास 10 सिविक्स के पॉलिटिकल पार्टीज के उनके बारे में जानते हैं, उनके डाउट्स को, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो ठीक, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, अब देखिए चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ चैलेंजेस फेस करने होते हैं, मतलब कुछ चुनौतियां फेस करनी होती हैं। और इस टॉपिक से आपके शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन या आपका लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा जिसकी वर्ड लिमिट नॉट मोर देन 120 वर्ड्स है तो आप क्या करेंगे, आप 6 के 6 पॉइंट्स लिखकर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर शॉर्ट में आता है यही आपका क्वेश्चन तो आप उसकी वर्ड लिमिट भी आप जानते हैं 80 वर्ड्स है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 3 या 4 पॉइंट्स को लिखकर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी टॉपिक को कवर करते हैं। ओके, देखिए अब देखिए चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये चैलेंजेस फेस करने होते हैं। अब जो आपकी छोटी मोटी पार्टी होंगी, रीजनल पार्टीज होंगी या स्टेट लेवल की पार्टीज या नेशनल लेवल की पार्टीज, ठीक है, सभी को चैलेंजेस फेस करना होता है। बड़ी पार्टीज के लिए ये वाकई में एक बड़ा चैलेंज है, छोटी पार्टीज के लिए उतना मैटर नहीं करता है। ठीक, लेकिन सभी पार्टीज को ये चैलेंजेस फेस करने होते हैं। अब ये चैलेंजेस क्या है देखते हैं। ठीक, अब देखिए पहला चैलेंज क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जो पहला चैलेंज सभी पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करना होता है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी आपको वर्ड से ही पता चल जाएगा। लैक का मतलब कमी, किस चीज की कमी, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की कमी। जब भी पार्टी का जो लीडर होता है या पार्टी अपने सारे मेंबर्स को इक्वली ट्रीट नहीं करती है तो ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है कि पार्टी मेंबर्स के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन का, एक इनइक्वालिटी का बिहेवियर क्रिएट हो जाता है और ऐसे कंडीशंस में पार्टी डिसेंट्रलाइज हो जाती है। सपोज करिए पार्टी किसी मेंबर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट कर रही है और कुछ मेंबर्स को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रही है, तो उनके बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन की बिहेवियर क्रिएट हो जाएगी, सुपीरियर और इन्फीरियर का। और जो लोग इन्फीरियरिटी फील करेंगे वो क्या करेंगे, या तो पार्टी चेंज कर देंगे या तो अपनी अलग पार्टी बना लेंगे या तो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, ओके, तो याद रखिएगा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है सभी पार्टीज के लिए। मैंने बताया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और इंडियन नेशनल कांग्रेस से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ये अलग हुई थी, उनके मेंबर्स अलग हुए थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। ठीक, तो उसका रीजन ये भी हो सकता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी भी, या अभी जो हम आगे कवर करने वाले हैं वो भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं सेकंड चैलेंजेस। अब देखिए सेकंड चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, सपोज करिए पार्टी जिन भी एजेंडास पे वर्क कर रही है या पार्टी का अपकमिंग एजेंडा क्या है वो पार्टी के मेंबर्स को अगर नहीं पता है, कुछ मेंबर्स को पता है और कुछ मेंबर्स को नहीं पता है, तो जिन मेंबर्स को पता नहीं होगा, ठीक है, वो तो प्रॉपर्ली पार्टी के लिए वर्क भी नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं फीलिंग्स आएगी, इन्फीरियर फीलिंग्स उनके अंदर क्रिएट हो जाएगा कि हमारी पार्टी जिन एजेंडास पे वर्क कर रही है या पार्टी के अंदर जो भी चीजें हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं। तो ऐसे कंडीशंस में भी पार्टियां डिसेंट्रलाइज हो जाती हैं या पार्टी के मेंबर्स अपनी दूसरी पार्टी बना लेते हैं या पार्टी चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो ये सेकंड चैलेंज था। ओके, अब थर्ड चैलेंज देखते हैं। थर्ड चैलेंज कह रहा है चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सीजन। चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सीजन का सबसे अच्छा एग्जांपल है कांग्रेस पार्टी। कैसे, चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सीजन का मतलब क्या हुआ, चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सीजन का मतलब हुआ है कि जब भी किसी पर्टिकुलर पार्टी के जो टॉप पोजीशंस होते हैं
जब वो टॉप पोजीशंस एक ही फैमिली के मेंबर्स द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में भी क्या होता है कि जो आपके अदर पार्टी मेंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अनफेयर सा फील करते हैं, और ऐसे केसेस में वो पार्टी चेंज कर देते हैं या आपकी एक नई पार्टी बना लेते हैं। ठीक, तो देखिए आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी में से, कांग्रेस पार्टी जो है इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक वो पार्टी को अगर कोई रेगुलेट कर रहा है या कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो सारे पर्संस आपके एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, गांधी परिवार से। ठीक, ये आप देख रहे हैं। ठीक, तो ऐसे कंडीशंस में भी पार्टी के फॉलोअर्स कम हो जाते हैं या उसके एक्टिव मेंबर्स अपनी दूसरी पार्टी बना लेते हैं या वो पार्टी चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टी में से बहुत सारे लीडर्स होते हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है, एक अच्छी क्वालिटी होती है लीड करने की, लेकिन उनको वहां पे वो पोजीशन नहीं दिया जा रहा। पार्टी का जो टॉप पोजीशन है वो हमेशा एक ही फैमिलीज के मेंबर द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट हो रहा है। तो जो आपके अदर उस पार्टी में जो मेंबर्स होंगे कहीं ना कहीं उनको बुरा फील होगा, और वो ऐसे कंडीशन में पार्टी चेंज भी कर सकते हैं या आपके अपनी सेपरेट पार्टी भी बना सकते हैं। ठीक, तो इसका एक गुड एग्जांपल कांग्रेस पार्टी है। आपने देखा इंडिपेंडेंस के बाद से वो पार्टी केवल एक ही फैमिली के मेंबर्स द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट हो रही है। कांग्रेस पार्टी में और भी बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं, लेकिन उनको वो टॉप पोजीशंस नहीं मिल रही। ठीक, तो ये भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक, अब चौथा देखते हैं। चौथा क्या कह रहा है? ग्रोइंग रोल्स ऑफ क्रिमिनल इन पॉलिटिकल पार्टीज। जब भी किसी पर्टिकुलर पार्टी में, जब भी किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में क्रिमिनल्स का रोल बढ़ता है, तो ऐसे में क्या होता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी की मार्केट में रेपुटेशन खराब होती है, जो उनकी गुडविल होती है वो मार्केट में कहीं ना कहीं खराब होती है, और ऐसे में उन पार्टीज के फॉलोअर्स कम होने लगते हैं। ठीक, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं आपके पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंज होता है कि ज्यादा उनके पार्टीज में जो मेंबर्स हैं वो उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ज्यादा क्रिमिनल्स वगैरह पार्टी में ना आए। अगर ऐसा होगा तो पार्टी की जो गुडविल है वो खराब होगी और उससे उनके फॉलोअर्स कम होंगे। ठीक, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब पांचवा देखते हैं। पांचवा कह रहा है पार्टी फेल्योर्स टू प्रोवाइड मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर। जब पार्टी फेल्योर हो जाती है, जब पार्टी फेल्योर हो जाती है पीपल्स को उनका मीनिंगफुल चॉइस प्रोवाइड करने में, तो ऐसे कंडीशंस में भी पार्टी के फॉलोअर्स कम होने लगते हैं और वो फॉलोअर्स उस पर्टिकुलर पार्टी से डाइवर्स होकर किसी और पार्टी में चले जाते हैं। अब देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करिए कि हम क्या कहते हैं इस बार प्रतापगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम चाह रहे थे कि एक बेहतरीन लीडर आए, बीजेपी से हरि प्रताप सिंह आए। सपोज करिए इस बार मैं सोच रहा था कि प्रतापगढ़ से बीजेपी से हरि प्रताप सिंह फाइट करें। ठीक, ये मेजॉरिटी ऑफ प्रतापगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स का ये चॉइस था कि बीजेपी इस बार यहाँ से हरि प्रताप सिंह को इलेक्शन में फाइट करवाए। लेकिन आपकी बीजेपी पार्टी ने क्या किया? बीजेपी पार्टी ने किसी दूसरे कैंडिडेट को कंटेस्ट कर दिया, किसी दूसरे कैंडिडेट को पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करवा दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स थे उनकी चॉइस तो उनको मिली नहीं, तो ऐसे कंडीशन में फॉलोअर क्या हो जाएंगे? फॉलोअर तुरंत दूसरे पार्टीज में डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो वोटर्स के अकॉर्डिंग ही उनको मीनिंगफुल चॉइस प्रोवाइड करे, मतलब उस लीडर को इलेक्शन में कंटेस्ट करवाए जिसको उस जगह के, उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटर लाइक कर रहे हों। ओके, अब नेक्स्ट चैलेंज देखते हैं। नेक्स्ट चैलेंज कह रहा है पार्टी फेल्स टू वर्क ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल्स। जब पार्टी पीपल्स के एक्सपेक्टेशंस पे वर्क नहीं करती है तो ऐसी कंडीशंस में भी उस पॉलिटिकल पार्टीज के फॉलोअर्स कम हो जाते हैं। ठीक, तो पार्टीज को हमेशा उन्हीं चीजों पे वर्क करना चाहिए जिसको पीपल एक्सेप्ट कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है, जो भी एक्सपेक्टेशंस होती है पीपल को, पार्टी को उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। ठीक, अब मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स की और कुछ रिक्वायरमेंट थी और पार्टी पता नहीं कुछ और वर्क कर रही है, तो ऐसे कंडीशंस में भी उन पार्टीज के फॉलोअर्स कम होने लगते हैं। ओके, तो आई होप ये जो 6 के 6 चैलेंजेस थे पॉलिटिकल पार्टी के आपको समझ में आ गए हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, दूसरा है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, तीसरा है चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, चौथा है ग्रोइंग रोल ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिकल पार्टी, पांचवा है पार्टी फेल्योर्स टू प्रोवाइड मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स, और लास्ट वाला है पार्टी फेल्योर्स टू वर्क ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। तो ये सारे के सारे सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये चैलेंजेस फेस करने होते हैं और इन चैलेंजेस के कारण या तो पार्टी के एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स रिड्यूस हो जाते हैं या तो पार्टी डिसेंट्रलाइज कर जाती है। ठीक, तो पार्टीज को हमेशा इन चैलेंजेस को फेस करना होता है और पार्टी कोशिश करती है कि मतलब इन चीजों को वो मेंटेन करके चले ताकि उनके पार्टी डिसेंट्रलाइज ना हो या एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स कम ना हो। ठीक, तो आई होप ये टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी।
पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ठीक है, पारदर्शिता लाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे। अब चलिए उन रिफॉर्म्स को देखते हैं। ये रिफॉर्म्स, ये चैलेंजेस, ये सजेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर के। शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। तो चलिए रिफॉर्म्स को देखते हैं। अब चलिए देखते हैं रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज हमने कवर कर लिया। अब रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में 3 रिफॉर्म्स किए गए थे ताकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके, ठीक। तो पहला रिफॉर्म क्या था? पहला रिफॉर्म आपके 1985 में आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। 1985 में इंडियन गवर्नमेंट में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, ठीक। और 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल ऐड हो गया, ठीक है। पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 9 ही शेड्यूल थे, लेकिन जब ये 52वां संशोधन हुआ, 52वां 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सॉरी, तो 10th शेड्यूल ऐड हो गया, ठीक। और ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 1985 में। क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टीज में डिफेक्शन बहुत ज्यादा थे। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में डिफेक्शंस बहुत ज्यादा थे। डिफेक्शंस को खत्म करने के लिए 1985 में इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया और वो आपका अमेंडमेंट था अमेंडमेंट नंबर 52। और उस अमेंडमेंट को करके डिफेक्शन को खत्म किया गया और एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये डिफेक्शन क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। डिफेक्शन क्या था कि बहुत सारे एमएलए और एमएलसी, बहुत सारे एमएलए और एमपी, एमएलए और आपके एमपी जो हुआ करते थे, इलेक्शन जीतने के बाद रिवार्ड्स वगैरह की लालच में ये अपनी पार्टी को चेंज कर देते थे, ठीक है। याद रखिएगा, जो एमपी और एमएलए होते थे ये क्या करते थे कि पार्टी को जीतने के बाद, अपनी जिस पार्टी से फाइट किए थे उस पार्टी से इलेक्शन जीतने के बाद पैसे वगैरह की लालच में ये अपनी पार्टी को चेंज कर देते थे और ऐसे कंडीशंस में इनकी पावर्स भी नहीं जाती थी। तो इससे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इसके डिसएडवांटेज थे। रातों रात कोई भी रूलिंग पार्टी अपोजिशन बन जाती थी और कोई भी अपोजिशन पार्टी रूलिंग बन जाती थी, ठीक। तो इस डिफेक्शन को खत्म करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया, जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की मदद से इंट्रोड्यूस हुआ था। और जब आपका एंटी डिफेक्शन लॉ आया तो एंटी डिफेक्शन लॉ ने सीधा सीधा कह दिया कि अब अगर कोई भी एमपी और कोई भी एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी को चेंज करेगा, ठीक है, इलेक्शन जीतने के बाद अगर वो अपनी पार्टी को चेंज करता है तो ऐसे कंडीशन में उसकी पावर भी छीन ली जाएगी, ठीक। कोई भी एमपी और एमएलए अब इलेक्शन जीतने के बाद अगर पार्टी चेंज करता है तो उसकी पावर भी एमपी और एमएलए की चली जाएगी, ठीक। तो डिफेक्शन को खत्म करने के लिए आपके 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया 52nd अमेंडमेंट की 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की मदद से, ताकि जो ये डिफेक्शंस हो रहे थे इनको खत्म किया जाए। और इनको खत्म करने के लिए ही ये लॉ आया था। और इस लॉ में ये बताया गया था कि कोई भी एमपी एमएलए अगर इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज करेगा तो उसकी पावर भी लॉस्ट हो जाएगी, ठीक। तो ये पहला रिफॉर्म था। अब चलिए सेकंड रिफॉर्म देखते हैं, सेकंड और थर्ड रिफॉर्म देखते हैं। तो देखिए रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हम कवर कर रहे थे, हमने पहला रिफॉर्म कवर कर लिया था। पहला रिफॉर्म क्या था? पहला रिफॉर्म था डिफेक्शन को खत्म किया गया, ठीक है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1985 में 52nd अमेंडमेंट करके एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया और डिफेक्शन को खत्म कर दिया, ठीक। हमने पहला रिफॉर्म कवर कर लिया। अब हम जो 2 और रिफॉर्म्स हुए थे उन 2 रिफॉर्म पे फोकस करते हैं, ठीक है। सेकंड रिफॉर्म क्या था? सेकंड रिफॉर्म में आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में उसने कहा कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाह रहा है वो एक एफिडेविट पे ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड या डिटेल प्रोवाइड करे कि उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, एंड सेकंड थिंग कौन कौन से क्रिमिनल केसेस उसके अगेंस्ट पेंडिंग है, ठीक है। ये आपकी सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए किया ताकि जो मनी एंड क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस था वो कम किया जा सके। मनी और क्रिमिनल्स का जो पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस हो रहा था उसको कम करने के लिए आपके सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड रिफॉर्म किया इस ऑर्डर की मदद से और कह दिया कि जो भी पर्सन इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन उसको एक एफिडेविट पे उसके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं ये बताना होगा, उसका पूरा डिटेल, एंड सेकंड थिंग उसके अगेंस्ट में कौन कौन से क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है ये बताना होगा, ठीक। अब तीसरा रिफॉर्म देखते हैं।
थर्ड रिफॉर्म आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो थर्ड रिफॉर्म किया था उसमें ये कहा था कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये कंपलसरी है कि वो इनकम टैक्स की फाइल को रिटर्न करें, ठीक है, इनकम टैक्स पे करें और उसकी फाइल को मेंटेन करते हुए चलें। तो ये तीनों रिफॉर्म्स थे, हमने देखे। हमने चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी देखा इस वीडियो में, रिफॉर्म्स देख लिया। अब हम देखेंगे सजेशंस, ठीक, सजेशंस टू पॉलिटिकल पार्टी। सजेशंस एक्चुअली में सजेशंस हैं, अभी एक्चुअली में ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं, लेकिन ये हमारी पब्लिक्स की ये ओपिनियन है कि ये चीजें भी होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक सजेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं। तो चलिए देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज कवर कर लिया, रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कवर कर लिए। अब सजेशंस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज कवर करेंगे। एक्चुअली में ये चीजें इंप्लीमेंट हुई नहीं है, लेकिन ये सजेशंस दिया गया है गवर्नमेंट के ओपिनियन से, ये सजेशन दिया गया है कि ये भी चीजें होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में चीजें इंप्लीमेंट नहीं है, ठीक। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट कह रहा है इट शुड बी कंपलसरी फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ इट्स मेंबर एंड वर्क ऑन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए? जो पहला सजेशन है वो ये कहता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये चीजें कंपलसरी कर देनी चाहिए कि वो एक लिस्ट मेंटेन करें, उनके जो मेंबर्स हैं वो अपने मेंबर्स की लिस्ट मेंटेन करें और अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही वर्क करें। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं उन सभी मेंबर्स की एक लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए टाइम बाय टाइम, कितने ऐड हुए, कितने चले गए, ठीक है, पूरा वो क्या कहते हैं एक अपडेटेड लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए और पार्टी किस ऑब्जेक्टिव पे वर्क कर रही है वो चीजें भी पता होनी चाहिए सभी मेंबर्स को, ठीक। सेकंड सजेशन क्या कह रहा है? देयर शुड बी ओपन इलेक्शन इन पार्टी फॉर टॉप पोजीशन। पार्टी की जो टॉप पोजीशंस होती हैं उसके लिए ओपन इलेक्शन होना चाहिए। जो भी मेंबर्स के अंदर गुड क्वालिटी होगी वो उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ये सजेशन दिया जा रहा है सेकंड में कि जो पार्टीज की टॉप पोजीशंस होती हैं, जो टॉप पार्टीज की टॉप अथॉरिटीज होती हैं, जो पार्टी को रेगुलेट और कंट्रोल करती हैं, उसके लिए एक ओपन इलेक्शन होना चाहिए। और अगर ओपन इलेक्शन होगा तो ऐसे में क्या होगा कि पार्टी के अंदर जो मेंबर्स हैं जिनके अंदर गुड क्वालिटी है लीडरशिप की, वो उन पोजीशन पे पहुंच जाएंगे और पार्टीज को अपने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चलाएंगे, ठीक। तीसरा सजेशन क्या कहता है? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज गिव अ स्पेशल कोटा टू वुमेन इन पार्टी एज अ रिजर्व सीट एंड डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने पॉलिटिकल पार्टी में कुछ सीट्स वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग पावर में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको भी एक वेटेज देना चाहिए, ठीक। अब लास्ट वाला क्या कह रहा है? देखिए, द गवर्नमेंट शुड गिव मनी टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर इलेक्शन एक्सपेंसेस, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही हैं उनसे एक फिक्स्ड अमाउंट अपने पास डिपॉजिट करा ले और इलेक्शन का एक्सपेंसेस गवर्नमेंट उन पार्टीज को प्रोवाइड करे। ऐसे करने से क्या होगा कि जो बहुत ज्यादा पावर का और मनी का मिसयूज होता है इलेक्शन में, ठीक है, वो चीजें कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी, ठीक। तो चौथा सजेशन क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट को सभी पॉलिटिकल पार्टीज से फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड मनी का अमाउंट अपने पास सबमिट कर लेना चाहिए और फिर उनको उन्हीं पैसे से वो उनके एक्सपेंसेस के लिए प्रोवाइड करें। जो इलेक्शन का एक्सपेंसेस हैं उनको फिर उन्हीं सबमिट मनी से उनको प्रोवाइड करें। तो ये चार आपके सजेशंस थे पॉलिटिकल पार्टीज के। एक्चुअली में ये इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा सजेशन दिया गया है कि ये चीजें भी होनी चाहिए। अगर ये चीजें हो जाएंगी तो आपके पॉलिटिकल पार्टीज में और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल जैसी चीजें आएंगी, ठीक है। तो आई होप ये तीन टॉपिक्स आपको समझ में आ गया हो। अब चलिए इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को कवर करते हैं। जो इस पर्टिकुलर वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज में जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो चलिए लास्ट टॉपिक कवर करते हैं और इस लास्ट टॉपिक को कवर करने के बाद पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 10 सिविक्स ऑलरेडी कवर हो जाएगा। इसके बाद जल्दी ही हम लोग चलेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पे, ठीक। तो चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं। अब चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो का, और लास्ट टॉपिक आपका है फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन डिफरेंट कंट्रीज। वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रियां और सभी कंट्रियों में जो पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम होता है वो अलग होता है, ठीक है, लेकिन वो तीन ही सिस्टम है। एक आपका वन पार्टी सिस्टम हो सकता है, एक आपका टू पार्टी सिस्टम हो सकता है और एक आपका मल्टी पार्टी सिस्टम हो सकता है, ठीक। वन पार्टी सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऐसी पर्टिकुलर कंट्री जहां पे वन पार्टी सिस्टम होता है, इसका ये मतलब है कि केवल वहां पे उस पर्टिकुलर कंट्री में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और अगर इलेक्शन होता है तो वहां पे पीपल्स के पास कोई भी चॉइसेस नहीं है। अगर उन्हें वोट देना है तो केवल उसी पार्टी को दे सकते हैं। और ये सिस्टम आपके चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और भी बहुत सारे देशों में है, ठीक। टू पार्टी सिस्टम का मतलब ऐसी कंट्रियां जहां पे केवल दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो आपका कहलाता है टू पार्टी सिस्टम। और इसका गुड एग्जांपल है आपका जमैका, यूएसए, माल्टा और भी बहुत सारे, ठीक। और
मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है? तो ऐसी पर्टिकुलर कंट्री जहां पे पीपल्स के पास बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के चॉइसेस हैं, मींस जहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में कंटेस्ट करती हैं या बहुत सारी पार्टीज हैं, ठीक। तो ऐसे पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जांपल है आपका इंडिया, ब्राजील, डेनमार्क और भी बहुत सारी कंट्रीज। तो ये फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन डिफरेंट कंट्रीज है। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। ये पॉलिटिकल पार्टी का लास्ट पार्ट था, पार्ट 4। इसमें हमने ऑलरेडी चार टॉपिक्स कवर किए। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सजेशंस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड क्या कहते हैं आपका फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन डिफरेंट कंट्रीज। ये चारों टॉपिक्स हमने ऑलरेडी इस वीडियो में कवर कर लिया है। ये लास्ट पार्ट था आपके पॉलिटिकल पार्टी का। तो चैनल के साथ बने रहिए, लगातार हार्डवर्क करते रहिए, जितना वीडियोस देख सकते हैं देख के रिवाइज करते रहिए। सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके जो भी आपको मटेरियल देखना है आप उनको देख सकते हैं। जो भी वीडियोस आपको चाहिए वहां पे मिल जाती हैं। एक और चीज बता दें, जो टॉपिक्स मैं कवर करता हूं जिस वीडियो में, वो टॉपिक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है, तो वो भी आपके लिए ईजी होगा। जो टॉपिक आपको जानना है आप उसी पार्ट को देखिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, घर पर रहिए, बी सेफ, बी केयर।